आज मैं आपको ड्रैगन के वर्ष की एक एक्शन एडवेंचर फंतासी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है हरक्यूलिस। ड्रैगन के वर्ष में उत्तरी ग्रीस में मैसेडोनियन तट पर एथेंस के कथाकार इयोलाउस को समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया है। उसके पिता ज्यूस थे जो देवताओं के राजा थे, लेकिन उनकी मां अल्कमेने थी जो एक नश्वर महिला थी। ज्यूस की रानी हेरा ने इन दोनों के बीच की इस दुष्टता को अपमान के रूप में देखा और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हरक्यूलिस ने अपने पिता का अनुसरण किया और लगभग अपराजय हो गया। जब वह वयस्क हो गया तो देवताओं ने उसे 12 काम करने का आदेश दिया और अगर वह उन सभी को पूरा कर सकता था और जीवित रह सकता था तो हेरा उसे शांति से जीने देगी। उसने हाइड्रा, एरीमैंथियन सुअर और नेमियन शेर जैसे शक्तिशाली राक्षसों से लड़ाई की जिनकी खाल इतनी सख्त थी कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था। इसलिए हरक्यूलिस ने उसे अपने नंगे हाथों से हराया। इयोलाउस की कहानी से समुद्री डाकू प्रभावित नहीं हुए, उन्होंने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उसी समय हरक्यूलिस उसे बचाने के लिए आता है, अपने सिर पर शेर की खाल पहने हुए। उनमें से 40 हैं, लेकिन संख्याएं व्यर्थ हैं। हरक्यूलिस एक ही समय में कई लोगों से लड़ सकता है और इसके अलावा वह अकेला नहीं है, उसकी टीम उसके साथ आई है। आर्गोस के दृष्टा एम्फिरियस, स्पार्टा के चोर एटोलिक्स, थेब्स के जंगली योद्धा टिडियस और सिथिया के अमेजन तीरंदाज अटलांटो हैं। साथ मिलकर भाड़े के सैनिकों का यह समूह आसानी से समुद्री लुटेरों को हरा देता है और इयोलाउस को बचा लेता है। उन सिरों की गिनती करने के बाद जिनके लिए उन्हें भुगतान किया जाएगा, एटोलिक्स इयोलाउस से कहता है कि उसे हरक्यूलिस की कहानी को और बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए ताकि लोग उस पर विश्वास करें। जबकि एम्फिरियस को आग की लपटों से एक दृष्टि मिलती है। वे कहते हैं कि एक शेर और एक कौवा एक अजीब गठबंधन बनाएंगे और शवों के समुद्र में लड़ेंगे। कुछ समय बाद पार्टी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक सराय में जाती है। हरक्यूलिस एटोलिक्स को बताता है कि वह समुद्र के पार की भूमि पर जाना चाहता है ताकि वह आखिरकार शांति पा सके। टिडियस को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। अचानक सराय में सन्नाटा छा जाता है जब सैनिकों का एक समूह उस स्थान पर प्रवेश करता है और अपने साथ थ्रेस की राजकुमारी यूजेनिया को लाता है, जो हरक्यूलिस और उसकी टीम को अपने पिता के प्रस्ताव को सुनने के लिए महल में शामिल होने के लिए कहती है, जिसमें सोने में भारी भुगतान का वादा किया जाता है। इयोलाउस ने देखा कि गार्ड की ढाल पर एक छल्ला है, उन पर कौवा सवार है और चूंकि हरक्यूलिस का प्रतीक शेर है इसलिए यह एम्फिरियस की भविष्यवाणी से मेल खाता है। जब वे महल में पहुंचते हैं तो हरक्यूलिस दीवारों के पीछे शरणार्थियों के एक बड़े समूह को देखने से खुद को रोक नहीं पाता। उनका स्वागत थ्रेसियन सेना के नेता जनरल साइटोबल्स द्वारा किया जाता है, जो हरक्यूलिस की उपस्थिति से बहुत खुश नहीं दिखते हैं, और यर्जेनिया के बेटे एरियस जो उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उनकी सभी कहानियां जानते हैं। जैसे ही वे अंदर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं, हरक्यूलिस को 3 साल पहले की एक घटना याद आती है जब उसने एथेंस के राजा यूरिस्थियस के लिए एक हाइड्रा को मार डाला था, जो छिपकली जैसे हेलमेट पहने हुए पुरुषों का एक समूह था जिसने उसका नाम जपने वाली एक बड़ी भीड़ के सामने उसे नायक घोषित किया। जब उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या की तस्वीरें उसके सामने आती हैं तो उसकी यादें अचानक से कड़वी हो जाती हैं और हरक्यूलिस इसे नजरअंदाज करने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश करता है। मुलाकात थ्रेस के राजा लॉर्ड कॉर्टस से होती है, जो एम्फिरियस को यह कहकर चिढ़ाता है कि वह अपनी मृत्यु के अलावा भविष्य में कुछ भी नहीं देख सकता है तथा अटलांटा के कौशल का उसके लिंग के आधार पर मूल्यांकन करता है, लेकिन वह गार्डों के हाथों से हेलमेट उतारकर उसे बहुत जल्दी गलत साबित कर देती है। वह उन्हें अपने साथ रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है और अपनी परेशानियां बताता है। देश गृह युद्ध के बीच में है और वहां राइज नामक एक खूनी सरदार है। इसके बारे में माना जाता है कि उसके पास सेंटोर्स की सेना है। कोर्स हरक्यूलिस को वे सभी शरणार्थी दिखाता है जो रीसस द्वारा उनके गांवों को जलाने के बाद हर दिन आते हैं और इस तथ्य पर टिप्पणी करता है कि उसने अपने अधिकांश सैनिकों को खो दिया है और उसकी वर्तमान सेना किसानों द्वारा बनाई गई है। वह और उसकी बेटी हरक्यूलिस को देश में शांति लाने के बारे में एक भाषण देते हैं जो उसे नौकरी स्वीकार करने के लिए राजी करने में मदद करता है। अगले दिन हरक्यूलिस और उसकी टीम किसानों से सैनिक बने लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत उनकी ढाल दीवार के परीक्षण से होती है जो अच्छी तरह से टिक नहीं पाती। कुछ घंटों बाद हरक्यूलिस की मुलाकात पुनः कोडस से होती है, जिसे अपने एक जासूस फिनिस की मदद से रीसस के बारे में जानकारी मिलती है। तानाशाह 6 दिनों के भीतर मध्य थ्रेस में बेसाई जनजाति पर हमला करेगा और कोड्स उसे आगे बढ़ने से पहले ही वहां रोककर आगे बढ़ने का मौका लेना चाहता है। हरक्यूलिस इस विचार को अस्वीकार करता है तथा बताता है कि सेना को प्रशिक्षण के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, लेकिन कोड्स उसकी बात नहीं सुनता है तथा उसे तैयार रहने को कहता है क्योंकि वे अगले दिन मार्च करने वाले। अगले दिन सेना मार्च करने के लिए तैयार हो जाती है और हरक्यूलिस इयोलाउस को सैनिकों के बीच छिपा हुआ पाता है जो भी लड़ने का इरादा रखता है। वह उसे याद दिलाता है कि वह एक कहानीकार है और योद्धा नहीं है। उसे कोड्स के साथ रथ पर भेजने से पहले और साथ में वे सभी बेसाई के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। रीसस पहले ही वहां पहुंच चुका है और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया है और शवों का समुद्र एम्फिरियस के सपने से मेल खाता है। हालांकि एक बात अजीब है, जहां कुछ शव कई दिनों से सड़ रहे हैं वहीं जमीन पर कुछ ऐसे भी शव हैं जो अभी भी ताजा हैं। ये निकाय ही हैं जो अचानक जाग जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि यह शुरू से ही एक जाल रहा है। सर्वोत्तम तरीके से सोचना। जनजाति रीसस के नियंत्रण में है। हरक्यूलिस कोर्ट्स के चारों ओर एक ढाल की दीवार बनाने के लिए कहता है, जबकि वह और उसकी टीम लड़ती है। जनजाति का नेता उसे सीधे चुनौती देना चाहता है, इसलिए एक भ्रम पैदा करने के लिए जिसका एओलस अपनी कहानी सुनाने से फायदा उठा सकता है। हरक्यूलिस आसानी से अटलांटा के एक तीर की नोक को तोड़ देता है और जब जनजाति का नेता करीब आता है तो वह उसके माथे पर वार करता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे उसने उसे सिर्फ एक मुक्का मारकर मार दिया हो। सेना को यह अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक लगता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि देवता उनके पक्ष में है। असली लड़ाई शुरू होती है। फिर हरक्यूलिस की टीम यथासंभव अधिक से अधिक आदिवासियों को मार देती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक होती है और वे जल्द ही ढाल की दीवार को तोड़ एक सरल योजना बनाते हैं। हरक्यूलिस और एम्फिरियस अपने रथों को वापस ले लेते हैं और उन्हें ढाल की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चलाना शुरू कर देते हैं तथा रास्ते से जनजातियों को धकेल कर मार देते हैं। शेष सैनिक इस अवसर का उपयोग आक्रमण करने के लिए करते हैं, लेकिन जब आदिवासी लोग अपनी हार देखते हैं तो वे भाग जाते हैं। रीसस कहीं नजर नहीं आता।
यद्यपि दूर से एक अजीब आकृति दिखाई देती है। हरक्यूलिस कोटस से कहता है कि अपनी आधी सेना खोना रीसस के साथ साथ उसकी भी गलती है, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी कि किसान अभी लिखने के लिए तैयार नहीं है, और कोटस उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रशिक्षण के लिए अधिक समय मिलेगा। इस बीच जनरल सिटैकल्स फिनिस को मारना चाहता है क्योंकि उसने उन्हें जाल में फंसा दिया था, लेकिन अटालिका उसे रोक देता है और घोषणा करता है कि अब से स्काउट्स का प्रभार वही संभालेगा। हालांकि वह फिनिस को धमकाता है और चेतावनी देता है कि वह कोई और गलती न करे। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमारी उर्जेनिया चिकित्सकों के साथ आती है और उसे हरक्यूलिस के निजी तंबू में ले जाया जाता है ताकि कोई यह न देख सके कि युद्ध के दौरान लगी चोट से वह एक साधारण नश्वर की तरह खून बह रहा है। जब वह उसे आराम करने के लिए छोड़ती है तो हरक्यूलिस को एक पुरानी याद आती है जिसमें उसकी पत्नी और बच्चों के शव उसके हाथ खून से सने हुए दिखाई देते हैं, और राजा यूरिस्थियस उसे देश से बाहर निकाल देता है, बजाय इसके कि उसे मृत्युदंड दिया जाए ताकि वह हमेशा अपने परिवार को मारने के अपराध बोध के साथ जी सके। वह इस दुस्वप्न से तब जागता है जब वह कुछ बच्चों की खिलखिलाहट सुनता है, और जब वह जांच करने के लिए जंगल में प्रवेश करता है तो वह अपने मृत परिवार को आदिवासियों के शवों के बीच पाता है। उन्हें खाने वाला एक 3 सिर वाला कुत्ता सेरबेरस है, और हरक्यूलिस उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टिडियस उसके पीछे दिखाई देता है और उसे वास्तविकता में वापस लाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह कल्पना कर रहा था। सुबह में एम्फियोरियस को तुरंत पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है, और वह हरक्यूलिस को सलाह देता है कि उसे इस अंतिम परत को खत्म करने की आवश्यकता है और शांति पाने के लिए जानवर का सामना करते हैं। लेकिन हरक्यूलिस को लगता है कि वह बस पागल हो रहा है। जब दोनों लोग आपस में बात करने में व्यस्त होते हैं तो राजकुमारी यूजेनिया अफवाहों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए टीम के बाकी सदस्यों से संपर्क करती है। वे उसे समझाते हैं कि सच्चाई कोई नहीं जानता। उन्होंने एक दिन हरक्यूलिस को अपने परिवार के शवों के साथ अकेला पाया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। एक दिन फिनिस नई खुफिया जानकारी के साथ वापस आता है। रीसस माउंट एस्टिक्स के पास एक गुप्तचर के साथ है। सेंटोर्स का एक समूह है और हेराक्यूलिस उससे वहां लड़ना चाहता है, इससे पहले कि वह उनके क्षेत्र में आगे बढ़े। यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि जंगल के कारण रथों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन उसके पास एक योजना है। दुख की बात है कि एम्फियोरियस उन्हें यह बताकर मदद नहीं कर सकता कि वे जीतते हैं या नहीं, क्योंकि वह यह नहीं देख सकता, लेकिन वह जानता है कि वह एक सप्ताह में कुछ दिनों बाद जब सेना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है वे माउंट एस्टिक्स पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई दुश्मन शिविर नहीं मिलता। हालांकि दुश्मन वही है। राइस की सेना क्षितिज पर दिखाई देती है, और जैसे ही वे करीब आते हैं उन्हें पता चलता है कि वे सेंटोर नहीं है, बल्कि घोड़ों पर सवार लोगों का एक समूह है जो सूर्य के विपरीत दिशा में रहकर एक दृष्टिभ्रम पैदा कर रहा है। राइस फिनिस के साथ कोटस से बात करने आता है, जो वास्तव में दुश्मन के लिए काम कर रहा है। कोटस को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह इनकार कर देता है और दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कोटस की सेना ढाल की दीवार खड़ी कर देती है और झंडे फहरा देती है, लेकिन सबसे पहले हमला करने वाले वास्तव में अटलांटा और उसके तीरंदाज होते हैं, जो अचानक जंगल से रथों पर सवार होकर आते हैं और दुश्मनों पर घात लगाते हैं जब वे लगभग उनकी सीमा तक पहुंच जाते हैं। जब आग उगलते हुए तीर छोड़े जाते हैं तो एम्फिराउस अपनी बाहें फैला देता है तथा अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किसी तरह एक भी तीर उसे लग नहीं पाता। लड़ाई लंबी और कठिन है। रीसस की सेना बड़ी हो सकती है, लेकिन हरक्यूलिस के सैनिकों की संरचना बेहतर है और जल्द ही वे दुश्मन पर हावी हो जाते हैं। रीसस के सैनिक भागने लगते हैं, लेकिन वह रुकने का फैसला करता है और सीधे हरक्यूलिस को चुनौती देता है, जो एक बुरा विचार साबित होता है। हरक्यूलिस आसानी से उसके घोड़े को पकड़ लेता है और एक तेज चाल से उन दोनों को फर्श पर गिरा देता है। कुछ समय बाद जब वे रीसस को जंजीरों में जकड़े हुए महल में लौटते हैं तो पोर्ट्स उसे अपने लोगों के सामने अपमानित करना शुरू कर देता है, लेकिन हरक्यूलिस को उस पर दया आती है और वह उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। जब वे साथ साथ चलते हैं तो रीसस उसे समझाने की कोशिश करता है कि पोर्टस वास्तव में एक तानाशाह है और उसके आदमियों ने उन सभी गांवों को नहीं जलाया, बल्कि पोर्टस ने जलाया था। जश्न के भोज के दौरान रीसस को ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए 2 स्तंभों से जंजीर से बांध दिया जाता है और राजकुमारी यूजेनिया उसे पानी लाने की कोशिश करती है, लेकिन पोर्ट्स उसे इसकी अनुमति नहीं देता है। पार्टी आसानी से महल में वापस घुस जाती है, लेकिन जनरल साइटैकल्स उनका इंतजार कर रहा है और अपने सैनिकों के साथ उन्हें घेर लेता है। उन्हें अपने हथियार गिराने के बाद वह कोडिस को यह भी बताता है कि उसने उर्जेनिया को हरक्यूलिस के साथ एरियस को उससे दूर ले जाने की साजिश करते हुए सुना है। कोडिस उस बच्चे को उर्जेनिया से ले लेता है जिसे सैनिकों ने पकड़ लिया है, और एरियस मदद के लिए हरक्यूलिस के पास जाने की कोशिश करता है तथा कोडिस द्वारा बालों से उसे घसीटने से पहले चुपके से उसे शेर का दांत वापस दे देता है। बच्चे को बचाने की कोशिश करते समय हरक्यूलिस बेहोश हो जाता है और कुछ घंटों बाद जब वह जागता है तो उसे एक दीवार से जंजीरों से बांध दिया जाता है और वह अपने सामने सरबेरस को देखता है। जैसे जैसे उसकी दृष्टि धीरे धीरे साफ होती है उसे पता चलता है कि वास्तव में ये 3 भेड़िए हैं और वे उसे परिचित लगते हैं। वे राजा यूरिस्थियस के हैं, जो अब कोडिस के साथ मिलकर इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वे इस समय ग्रीस के संपूर्ण भाग पर एक साथ शासन करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। अपने सभी दोस्तों को अपने चारों ओर पिंजरों में बंद देखने के बाद हरक्यूलिस धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस पा लेता है। सेरबेरस हमेशा से उसके दिमाग का भ्रम रहा है। उसने 3 साल पहले उस रात भेड़ियों को देखा था जिन्होंने यूरिस्थियस द्वारा उसके पेय में एक शामक दवा डालने के बाद उसके परिवार पर हमला किया था ताकि वह कुछ भी न कर सके। यूरिस्थियस ने स्वीकार किया कि यह सत्य है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे यह पसंद नहीं आया कि उसके लोग हरक्यूलिस का नाम उसके नाम से अधिक जोर से पुकार रहे थे, मानो वह कोई देवता हो। यह उसके लिए खतरा हो सकता था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, लेकिन हरक्यूलिस जैसा व्यक्ति जो कुछ नहीं चाहता बहुत खतरनाक है। कोर्ट्स अपने सैनिकों को उर्जेनिया को उसके पिंजरे से बाहर निकालकर उसे मारने के लिए कहता है और हरक्यूलिस खुद को बेकार समझता है क्योंकि वह केवल देख सकता है।
हालांकि जब एम्फीरियस उसे याद दिलाता है कि वे सभी उस पर विश्वास करते हैं और उसे भी खुद पर विश्वास करना चाहिए, तो हरक्यूलिस को याद आता है कि वह कौन है और वह दीवार से जंजीरों को फाड़ने और उर्जेनिया को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाता है। कोटस और बाकी लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं और भेड़ियों को उसकी देखभाल करने देते हैं, जबकि उर्जेनिया उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करती है जिससे उसे मारा जाने वाला था और पिंजरों के दरवाजे खोलती है। भेड़ियों ने हरक्यूलिस को कड़ी टक्कर दी, उसे काट लिया और उसके शरीर के कई हिस्सों पर घाव कर दिए, लेकिन एक एक करके हरक्यूलिस उन पर काबू पाने और उन्हें दूर फेंकने में कामयाब हो जाता है। आखिरी भेड़िए को शेर के दांत से मार देता है। अंततः उसका अंतिम श्रम पूरा हो गया। उर्जेनिया पूरे दल को मुक्त कर देता है और वे सैनिकों द्वारा पीछे छोड़े गए कुछ हथियार छीन लेते हैं, जबकि हरक्यूलिस एक धातु का दरवाजा उठाकर पुनः अपनी शक्ति दिखाता है, जिससे वे कालकोठरी से बाहर निकल जैसे ही वे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें बिना किसी परेशानी के वापस लड़ने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। जब उन पर आग फेंकी जाती है तो एम्फीरियस एक बार फिर सोचता है कि उसका समय आ गया है और वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए अपनी बाहें फैला देता है, लेकिन हरक्यूलिस उसे पकड़ लेता है और उससे एक सैनिक को मार डालता है। जब पार्टी उसका पुराना सैनिकों की देखभाल करती है तो हरक्यूलिस यूरिस्थियस के पीछे पड़ जाता है, जो हरक्यूलिस के परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए बहाने बनाने लगता है, जैसे कि यह कहना कि उसे कॉर्ट्स ने नियंत्रित किया था। वह उसे राजा की तरह आदेश देने की कोशिश करता है और उसे पैसे भी देता है, लेकिन हरक्यूलिस को इनमें से किसी की भी परवाह नहीं है। वह यूरिस्थियस को उसकी गर्दन से पकड़ता है, उसे सिंहासन पर फेंकता है और अपने ही खंजर से उसे मार डालता है। आखिरकार अपने परिवार का बदला लेता है। अब वह आगे बढ़ सकता है और यह सब खत्म होने के बाद शांति पा सकता है। उसके विचारों में अचानक से बाधा उत्पन्न होती है जब उसकी गर्दन के चारों ओर एक कोड़ा बंधा होता है। यह साइटोकल्स है, जो हरक्यूलिस को फर्श पर पटक देता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह पीछे से अचानक उसे पकड़ने देता है तो उसे चाकू मार दिया जाता है। भतीजे को योद्धा घोषित करने के बाद वे दोनों उस दल में पुनः शामिल हो जाते हैं जिसने रीसस को बचाया था, और साथ में वे महल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे कोटस को अपनी सेना के साथ उनका इंतजार करते देखते हैं, पेरियस को एक सैनिक ने बंधक बना रखा है और कोटस ने धमकी दी है कि अगर हरक्यूलिस आत्मसमर्पण नहीं करता है तो वह उसे मार देगा। अचानक सिपाही पर चाकू फेंके जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। यह एक टाल्कस है जो मदद करने के लिए वापस आया है। अब मुक्त होकर एरियस अपनी मां की ओर दौड़ता है, क्योंकि एक और लड़ाई शुरू हो जाती है और टिडियस उसे आने वाले तीरों से बचाने के लिए कूद पड़ता है। एरियस सुरक्षित रूप से उनके साथ शामिल हो जाता है और टिडियस अधिकांश तीरंदाजों को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बदले में उसे भी कई तीरों से चोट लगती है। जबकि अन्य लोग अंगीठी गिराकर अपने और कोडस की सेना के बीच आग की दीवार खड़ी कर देते हैं, हरक्यूलिस टिडियस को उठा लेता है और उसे मरते हुए देखता है। जब वह अपने जीवन में बोला गया एकमात्र शब्द हरक्यूलिस का नाम बोलता है। जब आग की लपटें बुझ चुकी थीं, तब कोर्ट्स की सेना ने हमला करना शुरू कर दिया और हरक्यूलिस को उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका नजर आया। एक बार फिर अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने हेरा की एक विशाल मूर्ति को उसके आधार से नीचे धकेल दिया, जो सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई और कई सैनिकों को कुचल दिया और कोर्ट्स को रसातल में धकेल दिया। अपने राजा की मौत के बाद एक एक करके सैनिक हरक्यूलिस के लिए घुटने टेकने लगे और उसका नाम जपने लगे। उसे अपना नया नेता स्वीकार कर लिया। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।